आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ नॉन फाइनाइट्स वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। वर्ब से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे नॉन फाइनाइट्स की। चलिए एक बार हम देख लेते हैं कि फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स में डिफरेंस क्या है। देखिए जो फाइनाइट वर्ब्स होती हैं ना, वो किसी भी टेंस और उसका जो नंबर है, सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं। लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं वो उनका कोई टेंस नहीं होता। और दूसरा डिफरेंस सबसे बड़ा ये है कि जो फाइनाइट वर्ब्स हैं वो यूज़ की जाती हैं लाइक द मेन वर्ब्स ऑफ अ सेंटेंस और अ क्लॉज, और वो इंडिकेट करती हैं किसी भी नंबर या पर्सन को और उनके टेंस को, और उनके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाती हैं। लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं दे डू नॉट टेल एक्शन, वो कोई एक्शन नहीं बताएंगे, उनका कोई टेंस नहीं होता। और जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं दे एक्ट एज नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं वो कैसे एक्ट करती हैं, वो या तो नाउन की तरीके से यूज़ होंगी, या एडजेक्टिव की तरीके से यूज़ होंगी, या फिर एडवर्ब की तरीके से यूज़ होंगे। उनको हम लाइक जैसे हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब ऐसे यूज़ नहीं करेंगे। तो अभी यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं पहले फाइनाइट वर्ब्स के, वो देख लीजिए। शी राइट्स एन एप्लीकेशन, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। शी राइट्स एन एप्लीकेशन, दे राइट एन एप्लीकेशन, शी रोट एन एप्लीकेशन, शी विल राइट एन एप्लीकेशन। यहाँ पे जो राइट वर्ब है इसकी आपको 4 फॉर्म्स दिख रही हैं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट हमारा है सिंपल प्रेजेंट, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। तो यहाँ पे राइट को कर दिया है राइट्स अकॉर्डिंग टू शी के अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट्स आया है। देन दे के अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट आया है। देन ये पास्ट इंडेफिनिट है, शी रोट एन एप्लीकेशन, तो यहाँ पे टेंस के अकॉर्डिंग इसकी सेकंड फॉर्म आ गई। देन जो लास्ट वन है ये है फ्यूचर, तो फ्यूचर के अकॉर्डिंग यहाँ पे विल के साथ में फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो ये जो राइट है इसको हमने टेंस के अकॉर्डिंग और जो सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। तो इस तरीके की वर्ब्स जो टेंस और सब्जेक्ट के साथ अपनी फॉर्म को चेंज कर लेती हैं या चेंजेबल होती हैं, उन्हें कहते हैं फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है। और अगर आपको डिटेल में देखना है तो मैंने वर्ब्स एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स की। देखिए जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं इनके 3 काइंड्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ पार्टिसिपल, द सेकेंड वन इज़ इन्फिनेटिव एंड द थर्ड वन इज़ जेरेंड। आज हम इन तीनों को समझेंगे कि ये हैं क्या। पहला हमारा पार्टिसिपल। अब देखिए जो पार्टिसिपल है ये भी 3 काइंड्स के होते हैं। पार्टिसिपल कितने टाइप के हैं? 3। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। अब ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये भी 2 तरीके का है। पहला होता है एक्टिव प्रेजेंट पार्टिसिपल और सेकंड है पैसिव प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब मैं आपको बहुत ही सिंपल ट्रिकी तरीके से सीधे सीधे समझाऊंगी, एकदम इजी लैंग्वेज में, वो समझना आप कि इनको याद कैसे रखना है। देखिए यहाँ पे जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये कैसे आएगा, ये मेनली वर्ब प्लस आईएनजी की फॉर्म में आएगा, ठीक है। वर्ब प्लस आईएनजी इसको हम यूज़ करते हैं कंटिन्यूस टेंस बनाने में। तो अभी सिर्फ इतना याद रखो कि वर्ब प्लस आईएनजी मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाली जो फॉर्म आएगी वो आएगी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसको हम कंटिन्यूस में यूज़ करते हैं। और दूसरा है हमारा इधर ये पैसिव प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसमें क्या होगा, इसमें बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये पैसिव है तो पैसिव में यहाँ पे आएगी बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि बीइंग रिटन, बीइंग डन, बीइंग प्लेड। ये हो गया पैसिव प्रेजेंट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल समझते हैं। वी सॉ हर कैरिंग अ बॉक्स। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है उसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है, उसको हम कंटिन्यूस में यूज़ करते हैं। कंटिन्यूस जो टेंस रहेगा चाहे वो प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो। तो यहाँ पे वी सॉ हर कैरिंग, यहाँ पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। शी फेल्ट द हाउस शेकिंग, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। वी वॉच्ड हर स्विमिंग, वी फाउंड हिम
वीपिंग। अब यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है, आप जब इनको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो इन सब का मतलब निकलेगा हुआ। वी सॉ हर कैरिंग अ बॉक्स, मैंने उसे एक बॉक्स ले जाते हुए देखा। जब भी आप किसी सेंटेंस को जब ट्रांसलेट करते हैं कंफर्म करने के लिए, मैं ये नहीं कह रही कि आप हर चीज़ को हिंदी में ट्रांसलेशन करके समझें, लेकिन अगर आपको उतनी क्लैरिटी नहीं है और क्विकली अगर आप माइंड में एज अ ट्रिक इसको याद रखना चाहते हैं तो आप ट्रांसलेट करके देख सकते हैं पार्टिसिपल चेक करने के लिए, खासकर प्रेजेंट। तो अगर किसी में हुआ हुई का सेंस आए तो वहाँ पे आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल रहेगा। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट बता दिया। सेकंड है वी फेल्ट द हाउस शेकिंग, हमने घर को शेक करते हुए महसूस किया। ठीक है, हिलते हुए महसूस किया घर को, क्योंकि जैसे भूकंप आता है तो घर थोड़ा सा शेक करता है। वी वॉच्ड हर स्विमिंग, हमने उसे स्विमिंग करते हुए देखा। वी फाउंड हिम वीपिंग, हमने उसे रोते हुए पाया। ठीक है, तो यहाँ पे सब में ये जो वर्ड है ना हुआ, मतलब वो काम करते हुए उसको देखा जा रहा है, तो सिंपली ये हमारा हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का। ये तो सिंपल एक सेंटेंस था कि पार्टिसिपल कैसे पहचानेंगे वो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रहेगी। ये मतलब सब्जेक्ट का, टेंस का, नॉन फाइनाइट्स वर्ब्स पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है, तो ये चेंज नहीं करती अपनी फॉर्मेशन को, ये ऐसी की ऐसी रहेंगी। देखिए एक इम्पॉर्टेंट रूल है कि जब एक ही सब्जेक्ट के द्वारा एक कार्य के बाद दूसरा कार्य किया जाए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल टेकिंग ऑफ हिज शूज़, ही एंटर्ड द टेम्पल। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब एक ही पर्सन एक काम ख़त्म करने के बाद दूसरा काम करे, मतलब पर्सन कर रहा है यहाँ पे एक काम ख़त्म करने के बाद दूसरा काम कर रहा है, तो टेकिंग ऑफ हिज शूज़, अपने जूते उतार कर, ही एंटर द टेम्पल, उसने मंदिर में प्रवेश किया। ठीक है, अभी मेरे सेंटेंस को ध्यान से समझना। सेकंड है सीइंग द लायन द मैन क्लाइम्ड अप द ट्री, शेर को देख कर आदमी पेड़ पर चढ़ गया। अब जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि अगर हुआ का सेंस आए तो वहाँ पे आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, आप जब ट्रांसलेशन करेंगे। और यहाँ पे ये वर्ड है कर, इस वाले रूल के हिसाब से कि जब भी ये कर वर्ड आपका निकले, जैसे कि एक काम, ये तो आपको याद रखना ही है कि एक काम के बाद दूसरा काम किया जाए और वो एक ही सब्जेक्ट कर रहा हो, लेकिन कंफर्मेशन के लिए जैसे कि आप देखना चाहें तो इनको ट्रांसलेट करके देखो। टेकिंग ऑफ हिज शूज़, अपने जूते उतार कर वह मंदिर में घुसा, शेर को देख कर वह पेड़ पर चढ़ा, तो ये भी पहचान है प्रेजेंट पार्टिसिपल की। ठीक है, यहाँ पे ये टेकिंग, यहाँ ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड सीइंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जब एक कर्ता द्वारा एक साथ होने वाले दो कार्य संपन्न हो तो एक कार्य प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा व्यक्त किया जाता है। मतलब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो एक ही है और यहाँ पे काम कितने हो रहे हैं, दो हो रहे हैं। पहला काम क्या है, जाना, दूसरा क्या है, रोना। ठीक है, ऊपर जो ये ही था इसने भी दो काम किए, लेकिन उसने पहले एक काम को ख़त्म किया उसके बाद दूसरा काम किया। बट यहाँ पे अलग अलग सिचुएशंस में हम यूज़ करेंगे, तो इसलिए ये सारी सिचुएशंस बताई जा रही हैं आपको कि किन किन परिस्थितियों में, किन किन सिचुएशंस में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको दो सिचुएशन बता दी हैं। अब यहाँ पे ये देखिए कि जब एक सब्जेक्ट हो, मतलब करने वाला डूअर जो हो वो एक ही हो, एक्शन तो हो रहे हो। यहाँ पे पहला एक्शन हो रहा है वेंट और दूसरा है कि वो रो रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो रोते हुए चली गई। यहाँ पे भी हुए का अर्थ आ गया। ठीक है, द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास शाउटिंग, छात्र चिल्लाते हुए क्लास छोड़कर चले गए या क्लास के बाहर निकल गए। समझ में आ गया होगा आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल कब यूज़ होगा, किन कंडीशंस में यूज़ होगा और हम उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल।
देखिए पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना उसे हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। अब ये जो पास्ट पार्टिसिपल है इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, यूजेस देखेंगे। परफेक्ट टेंस जब हम बनाते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो या पास्ट का परफेक्ट हो, तो परफेक्ट टेंस बनाने में हमेशा पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि परफेक्ट टेंस में कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। इस थर्ड फॉर्म को हम पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं। जैसे कि ही हैज़ रिटन अ लेटर, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या लगाई है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब लगाई है। जैसे कि आप लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलते हो, जनरली वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलते हैं, लेकिन ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। ही हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड हिज टास्क, यहाँ पे ये पास्ट परफेक्ट टेंस है और यहाँ पे ये क्या है, ये पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म आई है। अब इसको जब हम पैसिव में यूज़ करेंगे तो पैसिव में कैसे यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल द लेटर वॉज रिटन बाई हर, क्योंकि जब भी पैसिव बनाते हैं एक्टिव से पैसिव में तो उसमें भी हम क्या करते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, है ना। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो क्या कहलाती है, पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। तो पैसिव सेंटेंसेज में भी आप किसका यूज़ करते हैं, जो थर्ड फॉर्म होती है ना वो पास्ट पार्टिसिपल होती है, तो आप पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। द लेटर वॉज रिटन बाई हर, ये पास्ट पार्टिसिपल है। अभी एग्ज़ाम में आ जाए कि आइडेंटिफाई द पास्ट पार्टिसिपल, तो आपका ये रिटन हो गया। द स्लेट हैड ऑलरेडी बीन ब्रोकन, ये पास्ट पार्टिसिपल है। द टाइगर वॉज किल्ड, ये पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। एक सिचुएशन, दो सिचुएशन हो गई इसकी, एक तो परफेक्ट हो गई, ये परफेक्ट टेंस में यूज़ करेंगे, दूसरा आपका हो गया पैसिव टेंस में यूज़ करेंगे। अब देखते हैं इसका थर्ड यूज़ क्या है। देखिए पास्ट पार्टिसिपल को ना एडजेक्टिव के रूप में भी यूज़ किया जाता है। एडजेक्टिव के रूप में कैसे यूज़ किया जाता है, जैसे कि डिफीटेड टीम, ये तो आप सबको पता है कि नाउन से पहले कोई भी ऐसा वर्ड जो उसको डिफ़ाइन कर रहा हो, डिस्क्राइब कर रहा हो, वो रख दिया जाए तो वो एडजेक्टिव कहलाता है। यहाँ पे जो नाउन है वो क्या है, टीम। टीम को डिफ़ाइन क्या कर रहा है, ये वर्ड डिफ़ाइन कर रहा है। और क्या कह रहा है ये वर्ड, डिफीटेड टीम, मतलब हारी हुई टीम, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव है और ये है क्या, पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, ये पास्ट पार्टिसिपल है। और इसको यहाँ पे कैसे यूज़ किया है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, नॉन फाइनाइट जो वर्ब्स होती हैं उनको एज अ नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरीके से यूज़ किया जाता है, उनको हम मेन वर्ब की तरीके से यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको यूज़ किया है एज एन एडजेक्टिव। अभी आपको इस तरीके का सेंटेंस आ जाए और पूछ लिया जाए, मतलब ये डिफीटेड टीम का यूज़ करके मान लीजिए कोई सेंटेंस बना दिया और पूछ लिया जाए कि इसमें पास्ट पार्टिसिपल क्या है, तो ये हो गया हमारा पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि यहाँ पे इसको एडजेक्टिव की तरह से यूज़ किया है। नेक्स्ट है ब्लूम्ड फ्लावर। अब ये फ्लावर हमारा नाउन है, ठीक है, और इसको डिस्क्राइब कर रहा है वर्ड ब्लूम्ड, खिला हुआ फूल, तो ये भी हमारा क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। ब्रोकन स्लेट, स्लेट नाउन है, ब्रोकन पास्ट पार्टिसिपल है। टूटी हुई स्लेट। लॉस्ट चाइल्ड, चाइल्ड नाउन है। यहाँ पे जितने भी वर्ड्स यूज़ हुए ये सब कैसे यूज़ हुए, एडजेक्टिव की तरीके से यूज़ हुए हैं। तो एडजेक्टिव का यूज़ हो गया यहाँ पे, एक पास्ट पार्टिसिपल को हम एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। दूसरा है कि कारण बतलाने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल के स्थान पर पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है रीज़न वाली सिचुएशन में। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम पैसिव में यूज़ करते हैं क्योंकि थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, लेकिन अगर वहाँ पे रीज़न बताया जा रहा होगा तो हम पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, बीइंग ब्लाइंडेड बाय द स्टॉर्म द चिल्ड्रन लॉस्ट देयर वे। यहाँ पे रीज़न है कि ये जो चिल्ड्रन हैं ये अपना रास्ता क्यों भटक गए, क्योंकि वो स्टॉर्म की वजह से कुछ देख नहीं पाए थे, ठीक है। एक सेंटेंस में, मतलब एक क्लॉज में यहाँ पे रीज़न बताया जा रहा है, दूसरे में उसका रिज़ल्ट है। तो रीज़न और रिज़ल्ट की सिचुएशन में भी हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे ब्लाइंडेड हो गया पास्ट पार्टिसिपल। आई होप आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल की। देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल को हम एक्टिव सेंटेंसेस में भी यूज़ करते हैं और पैसिव में भी यूज़ करते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल में हम एक्टिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे हैविंग प्लस
मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है हैविंग रिटन, हैविंग डन, हैविंग कंप्लीटेड। और जब हम इसकी पैसिव फॉर्म बनाएंगे तो हैविंग के साथ क्या ऐड हो जाएगा, बीन ऐड हो जाएगा, हैविंग बीन रिटन। पास्ट पार्टिसिपल का हम यूज़ कब करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ तब किया जाता है जब पहला कार्य दूसरे कार्य के प्रारंभ होने से पूर्व समाप्त हो जाए, मतलब कंप्लीटली समाप्त हो जाए वो काम। जैसे हैविंग रिटन द लेटर राम पोस्टेड इट, पत्र लिखने के बाद राम ने उसे पोस्ट कर दिया। मतलब पहले उसने लेटर लिखा, उसे लेटर लिखने का जो काम था वो फिनिश किया, देन उसने उसको पोस्ट कर दिया। सेकंड सेंटेंस है हैविंग कंप्लीटेड देयर वर्क द चिल्ड्रन वेंट होम, अपना काम करने के बाद बच्चे घर चले गए। ठीक है, तो बच्चों ने पहले अपना काम फिनिश किया, उसके बाद वो घर चले गए। ये मैं आपको डिटेल में इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि मैंने आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल जब समझाया था तो उसमें ये बताया था कि एक पर्सन दो काम कर रहा है, उसका एक काम फिनिश करके वो दूसरा काम कर रहा है, लेकिन उस काम में और इस काम में फ़र्क है। जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस बताया था कि शेर को देखकर वो पेड़ पर चढ़ गया। अब वहाँ पे क्या है, इमीडिएट एक्शन है, वो प्लान्ड वर्क नहीं है और वो एक्शन है एक्चुअली। प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में एक मेन डिफरेंस ये है कि वहाँ पे ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल की हम बात कर रहे हैं कि जैसे कि शेर को देखकर वो पेड़ पर चढ़ गया, फॉर एग्जांपल ये जो मैंने आपको सेंटेंस बताया था, तो यहाँ एक्शन जो हो रहा है वो कंटिन्यू हो रहा है, जैसे उसे देखा और वो तुरंत चढ़ गया, इमीडिएट एक्शन हो रहा है। और यहाँ परफेक्ट पार्टिसिपल में जो एक्शन होता है वो इमीडिएट एक्शन नहीं होता। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है। और दूसरा यहाँ पे पर्टिकुलर कोई प्लान वर्क होता है, वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि प्लान वर्क हो और इमीडिएट एक्शन होगा बिना रुके। तो जो डिफरेंस मैं समझाना चाह रही हूँ, आई होप आप समझ रहे हैं। तो ये हो गया हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट हम समझेंगे इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या है, देखिए इन्फिनेटिव हम बोलते हैं जब हम किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देते हैं, जैसे टू वॉक, टू टॉक, मतलब कोई भी वर्ब हो उससे पहले जब हम टू लगा देते हैं तो ये जो टू वाली ये जो फॉर्म बनती है इसे हम बोलते हैं इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव को भी किसी सेंटेंस में या तो हम एज अ नाउन यूज़ करेंगे, एज अ सब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, एडजेक्टिव की तरीके से यूज़ करेंगे या फिर एडवर्ब की तरीके से यूज़ करेंगे। इन्फिनेटिव के टू काइंड्स हैं, द फर्स्ट वन इज़ सिंपल इन्फिनेटिव एंड द सेकेंड वन इज़ जेरेंडियल इन्फिनेटिव। अब देखिए जो सिंपल इन्फिनेटिव है वो क्या होगा, जब भी हम इन्फिनेटिव का यूज़ किसी नाउन की तरीके से करेंगे, मतलब उसका सब्जेक्ट बना देंगे या ऑब्जेक्ट बना देंगे, इस तरीके से एज अ नाउन हम यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे जो इन्फिनेटिव होगा वो होगा सिंपल इन्फिनेटिव। वहीं अगर हम किसी इन्फिनेटिव का यूज़ एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरीके से करेंगे तो वो कहलाएगा जेरेंडियल इन्फिनेटिव या फिर क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव। हम इन्फिनेटिव के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे आई वॉन्ट टू रीड। मैंने आपको क्या बताया कि इन्फिनेटिव तब आता है जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में टू को यूज़ किया जाता है, तो यहाँ हो गया वॉन्ट टू। नेक्स्ट है जया वेंट टू मार्केट टू परचेज बुक्स, तो यहाँ पे ये टू परचेज ये इन्फिनेटिव है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि टू मार्केट ये भी इन्फिनेटिव है, ये इन्फिनेटिव नहीं है, यहाँ पे ये टू जो है प्रपोजिशन है। ठीक है, तो ये डिफरेंस समझिए, क्योंकि मार्केट कोई वर्ब नहीं है और इन्फिनेटिव हमेशा कब बनेगा, जब टू के साथ कोई वर्ब ऐड होगी। तो यहाँ पे टू के साथ परचेज है, तो ये हमारा हो गया इन्फिनेटिव। द मैंगो इज़ स्वीट टू ईट, ये हो गया इन्फिनेटिव। दिस बुक इज़ ईजी टू लर्न, ये हो गया इन्फिनेटिव। अब हम बात करेंगे बेयर इन्फिनेटिव की। देखिए जब हम किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में टू लगा देते हैं तो वो बन जाता है हमारा इन्फिनेटिव। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे हमको टू नहीं लगाना होता है कुछ वर्ब्स के साथ में, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव, मतलब टू के बिना वाली वर्ब्स जिनको बोलेंगे बेयर इन्फिनेटिव। तो यहाँ एक लिस्ट दी हुई है आपको, मेक, लेट, सी, हियर, बिड, नीड नॉट, डेयर नॉट, ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ में आप सेंटेंस में टू का यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट देम टू प्ले इन द फील्ड, अब यहाँ पे लेट आया है तो इसके साथ में हमको टू का यूज़ नहीं करना है, ये सेंटेंस रॉन्ग है। करेक्ट क्या होगा, लेट देम
प्ले इन द फील्ड। सेकेंड देखिए, ही डेयर नॉट टू टॉक टू हर। यहाँ पे डेयर आ गया, डेयर के साथ में हमको टू का यूज़ नहीं करना है, तो यहाँ हो जाएगा ही डेयर नॉट टॉक टू हर। नेक्स्ट है सोनी मेड हिम टू राइट। अब यहाँ पे मेड आ गया, मेड के साथ में भी टू का यूज़ नहीं होगा। सोनी मेड हिम राइट डायरेक्टली लिखेंगे। दे नीड नॉट टू वेट फॉर अस हियर। नीड नॉट के बाद भी हमें टू का यूज़ नहीं करना है, हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे दे नीड नॉट वेट फॉर अस। आई हर्ड हर टू शट द डोर। यहाँ पे भी टू नहीं होगा, यहाँ पे आई हर्ड हर शट द डोर। तो आपको ये समझना होगा कि टू का यूज़ आपको किन कंडीशंस में नहीं करना है, वो आपको याद करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने अभी कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स की बात की, ऐसे ही कुछ फ्रेजेस भी होते हैं जिनके साथ हमको टू का यूज़ सेंटेंस में नहीं करना है। फॉर एग्जांपल, वुड रादर, हैड बेटर, रादर देन, हैड रादर, डू एवरीथिंग बट, डू नथिंग बट, डू एनीथिंग बट। ये कुछ फ्रेजेस हैं ये सारे, ठीक है, जिनके साथ में आपको सेंटेंस में टू का यूज़ नहीं करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी हैड बेटर टू स्लीप। यहाँ पे हैड बेटर आ गया, तो हैड बेटर के साथ में टू का यूज़ नहीं होगा। वी हैड बेटर स्लीप हम इसे डायरेक्टली ऐसे ही लिखेंगे विदाउट टू। ही डिड एवरीथिंग बट टू स्टडी। तो यहाँ पे एवरीथिंग बट, डिड एवरीथिंग, ये एवरीथिंग बट आया है, तो यहाँ पे हम ही डिड एवरीथिंग बट स्टडी इसको डायरेक्ट लिखेंगे, टू का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है दे हैड रादर टू प्ले क्रिकेट देन स्विम। तो यहाँ पे हैड रादर आ गया, तो हैड रादर के साथ हम टू का यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे दे हैड रादर प्ले क्रिकेट देन स्विम, ठीक है। आई वुड रादर टू डाई देन बेग। यहाँ पे भी वुड रादर आ गया, वुड रादर के साथ में भी टू का यूज़ नहीं होगा, डायरेक्ट लिखा जाएगा आई वुड रादर डाई देन बेग। ये सारे सेंटेंस, ये जो फ्रेजेस मैंने आपको बताया ना, जो वर्ब से बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में, ये इनसे रिलेटेड कोई ना कोई सेंटेंस या कोई भी वर्ब या फ्रेज से रिलेटेड आ ही जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इन्फिनेटिव में। मैंने आपको बताया था कि इन्फिनेटिव को हम एज अ नाउन भी यूज़ कर सकते हैं और एडजेक्टिव और एडवर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि किन सिचुएशंस में ये एज अ सब्जेक्ट या नाउन यूज़ होगा, किन सिचुएशन में ये एडजेक्टिव बनेगा, किन सिचुएशन में ये एडवर्ब बनेगा। तो देखिए, एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हम इसे कैसे यूज़ करेंगे, जब ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में सब्जेक्ट बन के आएगा। देखो, टू स्विम इज़ अ गुड एक्सरसाइज, ये इन्फिनेटिव हो गया हमारा। टू स्विम, टू वर्क इज़ वर्शिप, ये हमारा सब्जेक्ट बन गया। सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन ही होती है, नाउन प्रोनाउन। टू स्टडी इज़ यूज़फुल, यहाँ पे भी ये सब्जेक्ट बन गया। मतलब एज अ नाउन हमने इन तीनों सेंटेंसेज में ये इन्फिनेटिव को कैसे यूज़ किया है, एज अ नाउन यूज़ किया है। नेक्स्ट देखिए, एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब ये कैसे काम करेगा। ही वॉन्ट्स टू सिंग, यहाँ पे टू सिंग, यहाँ पे क्या आया है, ये ऑब्जेक्ट की तरीके से आया, क्योंकि सब्जेक्ट तो यहाँ पे क्या है, ही है हमारा सब्जेक्ट। दे रिफ्यूज टू हेल्प हर, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, दे है, रिफ्यूज टू हेल्प हर। तो टू हेल्प ये किसको यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा है, हर को। तो यहाँ पे ये एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब आया है। अब ऑब्जेक्ट है तो वर्ब कैसे आया है, यहाँ पे वर्ब क्या है हमारी, रिफ्यूज्ड है, ठीक है। तो रिफ्यूज ये जो वर्ब है इसके ऑब्जेक्ट के तरीके से यूज़ किया है, टू हेल्प हर। नेक्स्ट है द सर्वेंट फॉरगॉट टू पोस्ट द लेटर, यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो है फॉरगॉट टू पोस्ट द लेटर। यहाँ पे भी ये ऑब्जेक्ट के साथ आए, क्योंकि किसको पोस्ट करना भूल गए, लेटर को पोस्ट करना भूल गए, ये ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है। ऊपर वाले सेंटेंस में ऐसे ही हेल्प हर, किसकी हेल्प करने से इनकार कर दिया, उसकी हेल्प करने से इनकार कर दिया, तो ये दोनों आपस में रिलेटेड है। नेक्स्ट है एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब कब यूज़ होगा, जैसे ही इज़ टू गो। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट वो होता है कोई भी एक फ्रेज़ या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, और ये पार्ट होते हैं प्रेडिकेट का। अब सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, ये तो आप सबको पता होगा। तो यहाँ पे ये ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इज़ हेल्पिंग वर्ब हो गई, टू गो, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट है। तो एज अ कॉम्प्लीमेंट भी आता है हिज हॉबी इज़ टू कलेक्ट स्टैम्प। तो यहाँ पे हिज हॉबी ये सब्जेक्ट हो गया, इज़ हेल्पिंग वर्ब होगी, टू कलेक्ट स्टैम्प, ये कॉम्प्लीमेंट है। हिज डिज़ायर इज़ टू बिकम एन IAS,
हिज डिज़ायर सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब, और ये टू बिकम एन आई एस, मतलब ये क्योंकि सेंटेंस का जो मेन पार्ट है, ठीक है, ये पूरा फ्रेम कर रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं सबके बाद सारी हेल्पिंग वर्ब्स के बाद टू 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 करके आ रहा है ये, तो ये एज अ कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। सेंकीज डिज़ायर इज़ टू गो देयर, ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर रहा है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद, मतलब पूरा क्या कर रहा है, सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। नेक्स्ट है एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद में यूज़ किया जाए, जैसे कि यहाँ पे है कि अबाउट टू, अबाउट प्रपोजिशन हो गई, ठीक है। टू स्लीप ये एज एन ऑब्जेक्ट आया है। अबाउट टू रेन, अबाउट हमारे प्रपोजिशन हो गई टू रेन। नेक्स्ट है अबाउट टू फॉल, तो ये प्रपोजिशन के साथ में जब बाद में यूज़ किया जाएगा तो वहाँ पे ये एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन यूज़ होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इनफ के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल, सारिका इज़ इंटेलिजेंट इनफ फॉर लर्निंग इंग्लिश, ये सेंटेंस है। अब यहाँ पे हमने ऊपर क्या बताया कि इनफ के बाद क्या आएगा, इन्फिनेटिव आएगा, तो फॉर तो इन्फिनेटिव नहीं है, तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया। सारिका इज़ इंटेलिजेंट इनफ टू लर्न इंग्लिश, ये करेक्ट सेंटेंस है। शी इज़ बोल्ड इनफ फेसिंग हिम, यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे ये फेसिंग लिखा हुआ है, ये गलत है, तो ये पार्टिसिपल नहीं आना चाहिए यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, इन्फिनेटिव आना चाहिए, टू आना चाहिए इनफ के बाद में, तो ये सेंटेंस करेक्ट होगा, शी इज़ बोल्ड इनफ टू फेस हिम। अब देखिए यहाँ पे कुछ वर्ब्स दी गई हैं जिनके बाद इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ किया जाएगा, ये जैसे अटेम्प्ट, एफोर्ड, अरेंज, अपीयर, बिगिन, चांस, केयर, चूज़, डेयर, हेजिटेट, हैपन, फॉरगेट, ये जितनी भी ये जो वर्ब्स आपको दी गई हैं इन सब के साथ में इन्फिनेटिव टू प्लस मेन वर्ब का यूज़ होगा। ही हैज़ डिसाइडेड लीविंग द टाउन, मैंने आपको डिसाइड भी बताया हुआ है ऊपर, ठीक है, डिसाइड आ गया यहाँ पे, तो हमें क्या स्ट्रक्चर दिया है कि इन्फिनेटिव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, हो जाए, यहाँ पे इन्होंने लिखा है पार्टिसिपल जो कि रॉन्ग है, तो ये हो जाएगा ही हैज़ डिसाइडेड टू लीव, ठीक है। शी रिफ्यूज्ड के बाद क्या आना चाहिए, गोइंग, ये पार्टिसिपल फॉर्म नहीं आएगी, क्या आएगी, शी रिफ्यूज्ड टू गो, इन्फिनेटिव आएगा। ही ट्राइड सॉल्विंग द सम, ट्राइड के बाद ये सॉल्विंग, यहाँ पे भी पार्टिसिपल नहीं आएगा, क्या आएगा, टू सॉल्व। ही प्रॉमिस्ड टीचिंग देम, प्रॉमिस के बाद में भी ये आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी, क्या आएगा, प्रॉमिस्ड टू टीच देम, ठीक है। तो ये आपको जो मैंने अभी वर्ब्स बताई है ना, ये याद करनी पड़ेंगी कि इन वर्ब्स के बाद में हमेशा हम टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट रूल देखिए, कुछ वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ये देखिए स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है कि ये जितनी भी वर्ब्स हैं, जैसे एडवाइस, आस्क, अलाउ, बैग, कमांड, कंपेल, ये जितनी भी वर्ड्स हैं, ये जितनी भी वर्ब्स हैं, इनके बाद में जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए इनके बाद, देन टू आएगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फॉर एग्जांपल, शी कंपेल्ड हिम टू लीव दिस रूम, तो यहाँ पे कंपेल्ड, क्योंकि वो किसी और को फोर्स कर रही है, कंपेल कर रही है, टू लीव दिस रूम, तो इसके बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो यहाँ पे हिम ऑब्जेक्ट आ गया, टू इन्फिनेटिव, ये टू लीव हो गया इन्फिनेटिव। नेक्स्ट है द टीचर एडवाइज्ड, तो एडवाइज्ड के बाद ऑब्जेक्ट होना है, मतलब कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट होना कंपलसरी होता है, अदरवाइज उसका सेंटेंस का जो सेंस है वो कंप्लीट नहीं होगा। शी कंपेल्ड हिम, उसने उसे कंपेल किया। द टीचर एडवाइज्ड मी, टीचर ने मुझे एडवाइस किया, तो एडवाइस किसको की जा रही है, किसी ना किसी को की जा रही है ना। ही टोल्ड मी, ये टोल्ड मी तो किसको बोला जा रहा है, किसी को तो बोला जा रहा है, तो ये इस तरीके की जो वर्ब्स होती हैं ना जिसमें कोई अदर पर्सन इन्वॉल्व रहता है, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट तो आएगा ही, ये कॉमन सेंस वाली बात भी है, ठीक है। तो बिना ऑब्जेक्ट के ये सेंटेंस फ्रेम ही नहीं हो सकते, तो इस वजह से यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा प्लस टू एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही टोल्ड मी टू गो देयर, वी एनकरेज्ड हर, हमने उसे प्रेरित किया, टू सिट इन द एग्ज़ाम, ठीक है।
तो ये वर्ब्स को आप याद कर लीजिए, जितनी भी वर्ब्स हैं इनके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा प्लस टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रूल देख लीजिए कि अगर सेंटेंस में नो आया है, ठीक है, वर्ड नो आ जाए और उसके बाद में हाउ, व्हेन, व्हाई और वेयर इस तरीके के वर्ड्स आ जाएं तो वहाँ पे हमें क्या करना है, इन्फिनिटिव का यूज़ करना है। कैसे होगा, शी नोज़, अब यहाँ पे नोज़ के बाद आ गया हाउ, तो हो जाएगा हाउ टू राइट, शी नो। यहाँ पे आया है वेयर, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया वेयर टू प्ले। दे नो व्हेन टू स्टार्ट, नो व्हेन टू स्टार्ट। शी नोज़ टू प्ले ऑन द हारमोनियम। अब यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ना, ये रॉन्ग सेंटेंस है। शी नोज़ टू प्ले ऑन द हारमोनियम ये नहीं होगा, शी नोज़ हाउ टू प्ले ऑन द हारमोनियम। वो जानती है कि हारमोनियम को कैसे बजाना, मतलब कोई काम कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कोई भी एक्शन हो रहा हो, कब, क्यों, कैसे, कहाँ के सेंस में ही बात की जाएगी, तो वहाँ पे इन्फिनिटिव का यूज़ होगा उसके बाद। नेक्स्ट हमारी जो सिचुएशन है वो है कि अगर पर्पस और कॉज बताना हो किसी सेंटेंस में तो वहाँ पे भी इन्फिनिटिव का यूज़ करते हैं। जैसे ही स्टार्टेड वीपिंग सीइंग हिज फादर, तो यहाँ जैसे ही स्टार्टेड वीपिंग सीइंग हिज फादर, तो यहाँ पे पर्पस है और कॉज भी है। जैसे कि ही स्टार्टेड वीपिंग, उसने रोना शुरू कर दिया, टू सी हिज फादर, अपने पिता से मिलने के लिए या पिता को देखने के लिए। यहाँ पे क्या है, उसके रोने का कॉज बताया जा रहा है, उसका पर्पस क्या था, अपने पिता को देखना। नेक्स्ट है नवनीत सोल्ड हिज साइकिल फॉर बाइंग बुक्स। नवनीत ने अपनी साइकिल बेच दी, क्यों, टू बाय बुक्स, अपनी किताबों को खरीदने के लिए। ये फॉर बाइंग तो रॉन्ग हो जाएगा, तो उसकी जो साइकिल बेचने का रीज़न क्या है, कॉज क्या है, नवनीत का यहाँ पे साइकिल बेचने का कॉज क्या है, क्या कारण है, क्योंकि उसको बुक्स खरीदनी थी, उसका पर्पस था बुक्स को खरीदना अपनी साइकिल बेचकर। सीता केम हियर फॉर रीडिंग, सीता यहाँ पढ़ने के लिए आई, तो यहाँ पे फॉर रॉन्ग है, यहाँ आएगा उसका पर्पस क्या है वहाँ आने का, कि वो पढ़ने के लिए आई है। तो पर्पस और कॉज जिस सेंटेंस में होगा वहाँ पे इन्फिनिटिव टू का यूज़ होगा। नेक्स्ट है हमारा नॉन फाइनाइट का लास्ट जो है वो है जेरेंड। अब जेरेंड का प्रयोग हम नाउन के रूप में कब करेंगे वो हमें देखना है, क्योंकि चाहे पार्टिसिपल हो, इन्फिनिटिव हो या जेरेंड हो, तीनों का यूज़ ही हम या तो नाउन के रूप में करते हैं या एडजेक्टिव के रूप में करते हैं या फिर एडवर्ब के रूप में करते हैं। तो अभी हमने इन्फिनिटिव समझ लिया, पार्टिसिपल भी समझ लिया, अब हम समझेंगे जेरेंड। अब जेरेंड को हम एज अ नाउन कब यूज़ करेंगे, देखिए जेरेंड को एज अ नाउन यूज़ करेंगे सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के रूप में। अब देखिए जेरेंड एज अ नाउन कब बनता है, जब हम वर्ब में आईएनजी लगाकर क्या करते हैं, उसको नाउन बना दें। जैसे कि स्मोकिंग इज़ हार्मफुल, यहाँ पे जो स्मोक है ये वर्ब नहीं है, यहाँ पे ये एज अ नाउन यूज़ हुई है। स्मोकिंग का मतलब हो गया यहाँ पे धूम्रपान, जैसे बोलते हैं ना धूम्रपान करना, ये हो गया वर्ब, लेकिन केवल धूम्रपान की बात करेंगे, स्मोकिंग की बात करेंगे, ये हो गई यहाँ पे नाउन। तो ये हमारा जेरेंड है जब हम किसी वर्ब में आईएनजी लगा के उसको नाउन बना देते हैं। वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग यहाँ पे क्या है, वॉकिंग यहाँ पे नाउन है। सीइंग इज़ बिलीविंग, ये सीइंग यहाँ पे क्या है, नाउन है, ये एक्टिविटी नहीं हो रही है, यहाँ पे एज अ नाउन इसको यूज़ किया गया है। हम इसको एज एन ऑब्जेक्ट कब यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कैसे यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी हमने बात की थी सब्जेक्ट की, अब हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की। वी लाइक स्विमिंग, हमें तैरना पसंद है, तो यहाँ पे स्विमिंग ये एक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे स्विमिंग की बात की जा रही है, ये एज एन ऑब्जेक्ट आया है, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया वर्ब का, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। सोहन हैज़ स्टॉप्ड गैम्बलिंग, गैम्बलिंग जो है यहाँ पे ये क्या है, ये नाउन है। ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट, ये क्या है यहाँ पे, नाउन है। क्योंकि देखिए पार्टिसिपल में जब आईएनजी वाली फॉर्म सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ रही थी, बीच में आ रही थी,
या एंड में आ रही थी, वहाँ पे एक्शन हो रहा था, एक्शन दिख रहा था। यहाँ पे एक्शन नहीं हो रहा है, ये डिफरेंस याद रखिए। फिर आप सोचेंगे कि पार्टिसिपल में भी आईएनजी आता है, जेरेंड में भी आईएनजी आता है, डिफरेंस क्या है। पार्टिसिपल में आईएनजी आता है तो उसमें मैंने आपको सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करके भी समझाया था कि उसका अर्थ निकलेगा हुआ, कर, देख कर। तो देखने का काम हो रहा है ना वहाँ पे, खा कर, खाने का काम हो रहा है, जूते उतार कर, जूते उतारने का काम हो रहा है। ठीक है, तो उसमें एक्टिविटी होगी, एक्शन होगा, तब उसमें आईएनजी लगी रहेगी। लेकिन यहाँ पे भले ही आईएनजी है, यहाँ पे एक्शन नहीं है, ये नाम है सिर्फ, इतना समझ लीजिए। गैम्बलिंग, जुआ, स्विमिंग मतलब तैराकी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब के रूप में कब यूज़ करेंगे, जब वर्ब के तुरंत बाद में आ जाए। जैसे कि यहाँ पे देखिए इज़ के तुरंत बाद में आ गया है ना ये, और ये एज अ कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे काम कर रहा है। उसके बाद हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, हर हॉबी इज़ गार्डनिंग, उसकी हॉबी क्या है गार्डनिंग। सीइंग इज़ बिलीविंग, माई जॉब इज़ टीचिंग, ये जेरेंड है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन की तरीके से कब यूज़ करेंगे, जब ये प्रपोजिशन के बाद में आएगा। जैसे कि दे आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलने के, यहाँ पे क्रिकेट खेलने के शौकीन है, ये बात हो रही है। द स्टूडेंट्स आर टायर्ड ऑफ वेटिंग, मतलब इंतज़ार करते करते वो थक चुके हैं। नेक्स्ट है ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू, तुमसे मिलने की बात हो रही है यहाँ पे। तो जब प्रपोजिशन के बाद में इनका यूज़ किया जाएगा तो वहाँ पे ये ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन के रूप में यूज़ किए जाएंगे। अब देखिए कुछ पॉजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि माय, हिज, आर, हर, योर। तो ये जितने भी पॉजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं, इनके बाद में वर्ब को हमेशा जेरंड फॉर्म में रखा जाता है। जैसे आई इंसिस्टेड, यहाँ पे आई इंसिस्टेड ऑन हर, ये जो हर है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। टू रीड द लेटर, तो हर के बाद में जब हम ये जो वर्ब को रखेंगे तो फिर जेरेंड फॉर्म में रखेंगे, तो इसलिए टू रीड यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, रीडिंग द लेटर का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है वी शुड नॉट माइंड हिज कम लेट, तो यहाँ पे हिज आ गया पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो उसके साथ में कम लेट ये रॉन्ग है, तो यहाँ जेरेंड फॉर्म में रखेंगे तो कमिंग हो जाएगा, उसका देरी से आना। दे अप्रिशिएट मालविया सिंग, तो यहाँ पे मालविया सिंगिंग हो जाएगी, क्योंकि पर्टिकुलरली मालविया के गाने की बात हो रही है, तो सिंगिंग उसका गाना। देखिए कुछ वर्ब्स भी होती हैं जिनके बाद हमेशा जेरेंड का यूज़ किया जाता है, जैसे माइंड, एन्जॉय, डिसलाइक, डिनाई, अवॉइड, एडमिट, अप्रिशिएट, स्टॉप, एक्सक्यूज़ एंड प्रपोज। ये जितनी भी वर्ब्स हैं ये भी याद रखनी पड़ेंगी। इनके बाद में वर्ब को हमेशा कैसे यूज़ करेंगे, जेरेंड फॉर्म में यूज़ करेंगे। जैसे दे प्रपोज्ड टू गो टू द थिएटर, अब यहाँ पे प्रपोज्ड आ गया, तो प्रपोज्ड के बाद टू गो इज़ रॉन्ग, टू गो की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, गोइंग करना पड़ेगा। ही वॉज स्टॉप्ड, अब यहाँ स्टॉप्ड आ गया तो हमें टू रन की जगह क्या करना पड़ेगा, रनिंग करना पड़ेगा। नेक्स्ट है अवॉइड, अब यहाँ अवॉइड आ गया, अभी अवॉइड टू मीट मिनिस्टर्स, तो यहाँ पे हमें टू मीट की जगह क्या करना पड़ेगा, मीटिंग। नेक्स्ट है ही डज नॉट माइंड टू लिव हियर, तो यहाँ पे माइंड आ गया, माइंड के साथ में हमें टू लिव नहीं करना है, लिविंग करना है। नेक्स्ट रूल देखते हैं, अगर कुछ फ्रेजेस हैं जैसे कि एडिक्टेड टू, अकस्टम्ड टू, विद अ व्यू टू, हैबिचुएटेड टू, फेड अप विद, यूज्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू। ठीक है, ये जितने भी फ्रेजेस हैं इनके बाद क्या होगा, जेरेंड का यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग, अब यहाँ पे ये वर्ब के साथ टू का यूज़ हो गया। ठीक है, तो यूज्ड टू के साथ में यहाँ पे वॉक का यूज़ नहीं होगा बल्कि वॉकिंग आएगा। द स्टूडेंट्स आर लुकिंग फॉरवर्ड, अब यहाँ ये लुकिंग फॉरवर्ड आ गया, तो इसलिए इसके साथ यहाँ पे टू मीट ना आके क्या आएगा, यहाँ पे हमारा आंसर होगा मीटिंग। स्टूडेंट्स आर लुकिंग फॉरवर्ड मीटिंग द डायरेक्टर,
ठीक है, ये टू नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि टू मीर को हम नहीं लगाएंगे। एंड लास्ट है दे आर फेड अप विद रन हियर एंड देयर। तो यहाँ पे फेड अप आ गया, तो इसलिए यहाँ पे रन, क्योंकि यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव है, टू नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं कि सेंटेंस करेक्ट है, ये बेयर इन्फिनेटिव वाला सेंटेंस है, तो यहाँ पे फेड अप के साथ में आएगा रनिंग। तो ये मैंने आपको बेसिक नॉलेज दी है नॉन फाइनाइट्स वर्ब्स के बारे में, इन्फिनेटिव्स क्या है, पार्टिसिपल्स क्या है, जेरेंड क्या है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो समझ में आ गई होगी, क्लैरिटी हो गई होगी कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।